मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट स्टडीज़, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न होने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप प्रश्न होने वाले हैं, वो आपको करवाने वाला हूँ। अब आपको हमारी क्लासेज में क्या अलग मिलेगा, मैं सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं करूँगा, बल्कि उन एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा और उनके ऑप्शन ही नहीं बताऊंगा, बल्कि उनका पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। साथ के साथ बच्चों का ही सवाल आता है, सर क्लास तो हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन आप मुझे हमें ये बताओ कि हम इस पीडीएफ का रिवीजन करना चाहते हैं, तो फ्री में एमसीक्यू वाली पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आपको फ्री वाली पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। देखो अभी बता देता हूँ कहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस टेलीग्राम के लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे, आप हमारे इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उस पर आपके बाद में ऊपर क्या करना है, यूनिवर्सिटी चैंपियन जो लिखा है इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद में कोने में जो आपको सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्या सर्च करना है, इन्वायरमेंट, छोटा इन्वायरमेंट आपके सामने जो सर्च कर लेना भाई। और देखो स्पेलिंग सेम टू सेम स्पेलिंग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यही सर्च करना है, तब आपके सामने इन्वायरमेंट स्टडीज एमसीक्यू 2 नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। और ये सेम टू सेम पीडीएफ आप खोलकर पढ़ लेना। समझ में आ गया पूरी रिवीजन के लिए। साथ के साथ फ्लिपकार्ट व मंत्रा से अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करो और कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके खरीद लो। आपको अभी सेल चल रही है, अभी के भी खरीद लो। धन्यवाद, एंजॉय करो पूरा पूरा वन शॉट वीडियो। कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा और कौन सी कॉलेज के विद्यार्थी हो आप। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आज आपका 20 जून 2025 को जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था आपका वीएससी का वैल्यू एडेड कोर्स का, तो इसकी मैं पूरी सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ आपको। तो आपको इसमें से आपको चेक कर लेना आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे पहले। तो आपको पता, आपका 50 अंक का पेपर हुआ था और 1 घंटे का ये पेपर था और इसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले नंबर प्रश्न से। वह प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई प्रजाति या समुदाय सामान्य रूप से निवास करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो वह प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई प्रजाति या समुदाय रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। भाई जठे कोई प्राकृतिक वातावरण, जठे कोई प्रजाति या कोई समुदाय या कोई व्यक्ति रही, उनके कहे जाए आवास कहे जाए। तो जो पहला नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं अगले नंबर 2 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला अवधारणा का सही वर्णन करता है, तो इसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा, कौन सा बताता है इसमें, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा। एकल जीवों की जांच करके ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। तो खाद्य श्रृंखला की अवधारणा में का सही वर्णन क्या करता है कि जो एकल जीव है उनकी जांच करके और उनका ऊर्जा का प्रवाह कि दर की साइड हो रहा है, ऊपर की साइड हो रहा है, तो या तो वो किस प्रकार से किया जाता है। तो खाद्य श्रृंखला की अवधारणा से संबंधित प्रश्न का कौन सा सही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी था। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, पारिस्थितिक तंत्र के लिए ट्रैफिक समूह का सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा इनपुट की आवश्यकता होती है। तो कौन से उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा इनपुट की जरूरत होती है, तो द्वितीयक उपभोक्ता को। तो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ऊर्जा इनपुट की जरूरत होती है। और ये वाला प्रश्न मैंने आपको करवाया भी था अपने एमसीक्यूज के अंदर। 4 नंबर प्रश्न है, एक तालाब में वह क्षेत्र जहाँ सकल उत्पादन कुल शोषण से नीचे आता है, उसे क्या कहा जाता है, तो जो उसको क्या कहा जाता है, लिम्नेटिक क्षेत्र। तो लिम्नेटिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जहाँ पर कुल उत्पादक है वो कुल शोषण से नीचे आता है, सकल उत्पादन है वो कुल शोषण से नीचे आता है, तो उसे क्या कहा जाता है, लिम्नेटिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होने वाला है, डी ऑप्शन सही होने वाला है। 5 नंबर प्रश्न है, कौन सी विशेषता जनसंख्या पर लागू नहीं होती है, तो कौन सी विशेषता वो जनसंख्या पर लागू नहीं होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सतही स्तरीकरण। तो स्तरीकरण होगा वो इसका सही आंसर होने वाला है। तो जो 5 नंबर प्रश्न होगा उसका सही ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 नंबर प्रश्न की बात करें, लिंकन सूचकांक का
उपयोग अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो लिंकन जो सूचकांक है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है जनसंख्या के आकार से संबंधित है। तो लिंकन सूचकांक का प्रयोग है वो कुल जनसंख्या कितनी बड़ी है उसका आकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर प्रश्न है आवर्स परिस्थिति में किसी जनसंख्या की अधिकतम दर बढ़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये इस जो 7 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा? जैविक क्षमता के नाम से जाना जाता है इस चीज को। अब बढ़े अपन 8 नंबर प्रश्न की तरफ। नीचे दर्शाई गई खाद्य श्रृंखला के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ये कौन सी है? जिसमें मर्त जानवर से ब्लोफ्लाई मेगानेट्स की तरफ, फिर मेंढक की तरफ और मेंढक से सांप की तरफ ये जो श्रृंखला है वो जा रही है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या होने वाला है? डेंट्राइल खाद्य श्रृंखला। तो डेंट्राइल खाद्य श्रृंखला आपको बताई जा रही है, ये उल्टी श्रृंखला है मतलब एक तरीके से, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? डेंट्राइटल खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 9 नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों के आंकलन और प्रतिक्रिया का नेतृत्व करती है? तो इसमें से कौन सी जो वैश्विक राष्ट्रीय एजेंसी है वो पर्यावरण चुनौतियों का आंकलन करती है और उनका प्रतिक्रिया का नेतृत्व करती है? तो कौन सी करती है इसमें से? इसका सही आंसर होने वाला है 9 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, यूएनईपी। तो यूएनपी है वही पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं उनका आकलन करती है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें, डेसिबल इकाइयों का उपयोग मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो डेसिबल आपको पता है किससे संबंधित होता है? डेसिबल है वो कोई भी ध्वनि है उसको नापने की यूनिट है, ठीक है, इकाई है। तो यह किससे संबंधित होगी? ध्वनि के प्रदूषण से संबंधित होगी। तो 10 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं अभी तक। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जोर से लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। और ये भी बताना जो एमसीक्यू सीरीज मैंने कराई थी उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई। अब बढ़े 11 नंबर प्रश्न की तरफ। जीवित जीवों की विविधता के लिए क्या शब्द है? तो जैविक विविधता है, जनसंख्या, आवास है या विविधता है? तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो जैविक विविधता के शब्द से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए, जैविक विविधता है, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न है उसमें जीवित जीवों की विविधता का शब्द क्या है? जैव विविधता शब्द है। 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से कृषि कार्य द्वारा उत्सर्जित होती है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो अपन कृषि कार्य करते हैं तब वो उत्पन्न होती है? तो इनमें से कौन सी गैस है वो उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो आपको पता है जब जो जैविक चीजें वो गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और जो गोबर गैस होती है उससे भी किसका उत्पन्न किया जाता है? मीथेन गैस को उत्पन्न किया जाता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो 13 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 20% के लगभग और 0.04% कितनी है? CO2 है। तो ये जो 13 नंबर प्रश्न है इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होने वाला है। 14 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है? तो इसमें से अजैविक घटक कौन सा है? तो 14 नंबर प्रश्न का क्या होगा? इसमें मिट्टी है अजैविक घटक, प्रोटोजोन है, कर्मी है या उपयुक्त सभी है? तो आपको पता है प्रोटोजोन व कर्मिक है, ये दोनों किसके घटक हैं? ये जैविक घटक है, मतलब जिंदा जीव है ये। लेकिन मिट्टी क्या है? एक अजैविक घटक है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला 14 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होने वाला है। 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े, मानवीय प्रभाव के कारण पृथ्वी का औसत तापमान दीर्घकालीन वृद्धि से कौन सा शब्द है? तो आपको पता है कि मानवीय जो अपन प्रदूषण वगैरह फैलाते हैं इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं अपन? जलवायु परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो ये 15 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र में
संबंधित पारिस्थितिक तंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? तो भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र है उसके समूह को क्या कहा जाता है? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बायोम कहा जाता है। मतलब जो जितने भी जो जीव जंतु हैं वो जिस तंत्र में रहते हैं उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में बायोम नाम से जाना जाता है। तो 16 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करें, समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए, सॉरी एक प्रदूषण आ गया, प्रदूषण आता को कम करने के लिए एक सामान्य रणनीति है। तो इसको क्या करना होगा आपको? ये प्लास्टिक प्रदूषण आता है, यहाँ पे प्रदूषण आ गया है इस गलती से, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? लैंडफिल से निपटना होगा। लैंडफिल का अर्थ क्या होता है कि जो समुद्र के जो कोस्ट होते हैं या जो किनारे होते हैं, बीचेज होते हैं, उन पे क्या कर दिया जाता है? कचरे को फैला दिया जाता है। तो उसे लैंडफिल के नाम से बोलते हैं। उस कचरे को क्या है आपको हटाना पड़ेगा समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए। तो जो 17 नंबर प्रश्न उसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर प्रश्न है, लंबे समय तक कम वर्षा और पानी की कमी की घटना को क्या कहा जाता है? तो लंबे समय तक जो पानी है वो नहीं आ रहा है, मतलब नहीं बरस रहा है, बरसात की कमी हो रही है, तो उसको क्या कहा जाता है? ये प्रश्न तो लगभग सभी बच्चों ने सही किया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सूखा उसको कहा जाता है, उसको सूखा या अकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो 18 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन से वाला होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। 19 नंबर प्रश्न की बात करें, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न तो मैंने सेम टू सेम अपने जो पीडीएफ है उसमें जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा, मैंने करवाया था। सारे के सारे ऑप्शन भी सेम टू सेम आए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? SO2 और NO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रो ऑक्साइड है। ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं और इनसे क्या होती है? एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है। तो 19 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक पारिस्थितिक सेवा प्रांगण में सहायक और कीटों को नियंत्रित करने के लिए कृषि की बढ़ाती है? तो 20 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या बताना है कि कौन सी प्राकृतिक जो सेवा जो कीटों को नियंत्रण करने के लिए कृषि में क्या करना चाहिए आपको? जैव विविधता चीज है वो देखने को मिलती है। तो 20 नंबर प्रश्न है, उसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। 21 नंबर प्रश्न है, अम्लीय जमाव का के परिणाम में शामिल है। तो अम्लीय जमाव है उसमें कौन सा परिणाम शामिल होता है? जंगल और झील का समाप्त होना। मतलब ज़्यादा अगर एसिडिक बारिश हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएंगे? जो जंगल है और झील है वो क्या हो जाएंगे? खत्म होते चले जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा 21 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए है वो सही ऑप्शन होने वाला है। 22 नंबर प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का संवेदनशील जैविक संकेतक कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड वो ज़्यादा बढ़ रही है, प्रदूषण उसका ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा हमारे इन्वायरमेंट में? तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लाइकेन है। लाइकेन एक प्रकार की जो फंगी होती है, वो उसकी मात्रा जो तालाब वगैरह झील में उसकी मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है। तो 22 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन स्थानांतरित खेती का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो स्थानांतरित खेती है जो उसको सबसे अच्छा वर्णन क्या कर रहा है? भूमि को जलाकर साफ किया जाता है। तो ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, जलाने पर मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ती है। तो आपको पता राख फैल जाएगी, ये तो इससे उर्वरकता भी बढ़ती है। तो इस जो 23 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, स्थानांतरित खेती के आपके अच्छा वर्णन बताना था। कौन से पॉजिटिव पर्सन थे? पॉजिटिव ऑप्शन थे, तो दोनों ही पॉजिटिव ऑप्शन थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी होगा। 24 नंबर प्रश्न है, नंगे चट्टानों पर बसे लाइकेन किसके बीच सहजीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किसका मतलब सहजीवन करते हैं? मतलब चट्टान के ऊपर अगर लाइकेन वगैरह है तो वो किसका उसमें उत्पन्न होगी और ज़्यादा चीज़ें किसका कौन सी उत्पन्न होने वाली हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शैवाल और कवक है वो उत्पन्न होने लग जाती है। तो आपको पता है जो पत्थर वगैरह होते हैं उसके ऊपर शैवाल वगैरह आने लग जाते हैं, वो स्लिपी हो जाता है। तो इसी का क्या आंसर होने वाला है 24 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 25 नंबर प्रश्न है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्योग
सॉरी उद्यान है वो कौन से राज्य में भारत के, तो ये राजस्थान में है। और आपको बताना है कौन से जिले में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस चीज़ को। तो 25 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सी प्राकृतिक प्रक्रिया पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को गर्म करती है, तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया है वो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को गर्म करती है, तो बायो मैग्निफिकेशन है वो। जो 26 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर क्या होगा, सॉरी मैंने आपको गलत ऑप्शन बता दिया। जो प्राकृतिक प्रक्रिया से जो वायुमंडल गर्म किससे होगा, किसके प्रभाव से होगा, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोला जाता है। तो 26 नंबर प्रश्न उसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस से आपको पता है क्या होता है, जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। जीवाश्म ईंधन के दोहन का कारण क्या होता है, तो जीवाश्म ईंधन के दोहन का क्या कारण होता है, तो इससे क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का अगर आप ज़्यादा प्रयोग करोगे तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसें वो निकलती हैं। तो आपको पता है जो कच्चा कोयला जो अपन लकड़ी जलाते हैं कच्ची, तो उससे क्या होता है, CO2 की मात्रा है या CO कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट में फैलती है, और इससे ग्रीन हाउस गैसें हैं वो फैलती हैं और टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अब बढ़े 28 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रवाल भित्तियों के विरंजन का प्रमुख कारण क्या है, तो प्रवाल भित्तियों के विरंजन का प्रमुख कारण क्या होता है, इससे क्या बढ़ती है, तो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती है प्रवाल भित्तियों के विरंजन से। तो 28 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई, तो 29 प्रश्न है उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 2010 है, उसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना होती है। तो ये प्रश्न भी मैंने सेम टू सेम करवाया था आपको PDF के अंदर। तो जो 29 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की तरफ। गर्भ निरोधक उपकरण कॉपर टी किस प्रकार का कार्य करता है, तो ये क्या किसको रोकता है, इसका सही आंसर क्या होगा, 30 नंबर प्रश्न का निषेचन को रोकता है। तो 30 नंबर प्रश्न इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 31 नंबर प्रश्न की बात करें। टेस्ट ट्यूब बेबी एक शिशु को संदर्भित करता है जो निम्नलिखित के बाद पैदा होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है 31 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। गर्भाशय द्वारा अंडे के बाहरी निषेचन का प्रत्यारोपण किया जाता है इसमें। तो जो 31 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। गर्भ निरोधक क्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो गर्भ निरोधक क्रिया होती है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इसका जो 32 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अंडोत्सर्जन, प्रत्यारोपण और निषेचन का अवरोध होता है। तो ये किसमें तक गर्भ निरोधक का बताना था आपको, तो इसका सही आंसर होगा 32 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न है, एड्स के सामान्य प्रारंभिक लक्षणों में शामिल है। तो 33 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, लगातार बुखार होगी, सूजी हुई लसिकाई ग्रंथियां होंगी, लंबी थकान होने वाली है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो 33 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या था, आपकी जो परीक्षा में प्रश्न आए थे इसका था ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 34 नंबर प्रश्न है, HIV मुख्य रूप से किन कोशिकाओं को संक्रमित करता है। तो HIV वो मुख्य रूप से किन को संक्रमित करता है, T हेल्पर कोशिकाओं को संक्रमित करता है। 35 नंबर प्रश्न है, यौन संपर्क के अलावा HIV इनसे भी फैल सकता है। तो किससे फैल सकता है, ऑप्शन नंबर सी से, इंजेक्शन या सुई साझा करने से फैल सकता है ये। 36 नंबर है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षोभ मंडल। 37 नंबर प्रश्न आपके सामने, जिसका क्या कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल को CO2 को प्राकृतिक रूप से हटाती है। तो CO2 को प्राकृतिक रूप से हटाने का किसका कार्य होता है इसमें से, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो वायुमंडल से CO2 है वो हट जाती है। तो 37 नंबर प्रश्न इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या होता है। तो 38 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत है उसका क्षरण होता है।
तो ये प्रश्न भी मैंने सेम टू सेम अपनी PDF के अंदर आपको करवाया था और ऊपर वाला भी करवाया था। 38 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। 39 नंबर प्रश्न की बात करें, पौधों को सर्दियों में रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक छोटी सी कांच की संरचना को क्या कहा जाता है? तो 39 नंबर प्रश्न है, सर्दियों में आपको कांच के जो छोटी सी संरचना को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस क्या होता है? उसमें टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है एकदम से। तो 39 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। कौन सी प्राकृतिक रूप से होने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 40 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? CFC है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसमें से जो CFC है वो क्या नहीं है? प्राकृतिक रूप से होने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये प्राकृतिक रूप से हमारे जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 41 नंबर प्रश्न है, किस गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का पर्यावरण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो इनमें से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है? तो प्राकृतिक गैस है, इसका जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों में से। 41 नंबर प्रश्न है, उसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अब बढ़े 42 नंबर प्रश्न की तरफ। वन मुख्य रूप से वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ाते हैं। तो किसके माध्यम से वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ाते हैं? ये वाष्प उत्सर्जन से। तो इवापोराइजेशन होता है, इससे क्या होता है? इन्वायरमेंट के अंदर जो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो जो 42 नंबर प्रश्न, उसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अब बढ़े 43 नंबर प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक स्तर किसके द्वारा बनते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में पोषक स्तर किसके द्वारा बनते हैं? 45 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 43 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 नंबर प्रश्न की बात करें, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे पानी के से प्रदूषक हटाते हैं उसे क्या कहा जाता है? फाइटो रेमेडिएशन कहा जाता है। तो 44 नंबर प्रश्न होगा, उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यह प्रश्न भी मैंने करवाया था आपको। 45 नंबर प्रश्न की बात करें, किसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसको जाना जाता है? पेड़ को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो 45 नंबर प्रश्न है, उसका नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है, वो सही ऑप्शन होने वाला है। 46 नंबर प्रश्न है, जल निकायों में पोषक तत्वों की अधिकता की क्या कारण होते हैं? तो क्या कारण होते हैं? 46 नंबर प्रश्न है, उसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, आवास की हानि होती है। तो जो 46 नंबर प्रश्न है, उसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बात करें 47 नंबर प्रश्न की तरफ। मीथेन के बाद बायोगैस का दूसरा सबसे बड़ा घटक क्या है? तो मीथेन के बाद में बायोगैस है, उसका सबसे बड़ा घटक क्या होता है? तो इसका सही नाम ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो दूसरा सबसे घटक है बायोगैस के बाद में। तो 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर प्रश्न है, एक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र में कौन सी पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता? तो इसमें कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है वो उल्टा नहीं हो सकता? इसमें से वो है ऊर्जा। ऊर्जा है वो कभी भी पारिस्थितिक तंत्र में उल्टी नहीं हो सकती है। तो 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब 49 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में शंकुधारी मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी जो पेड़ है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो हिमालय में पाए जाते हैं। जो चीर के आपके पेड़ का नाम सुना होगा, वो कहाँ पर पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है, और वो शंकुधारी पेड़ों की श्रेणी में ही आता है। 50 नंबर प्रश्न की बात करें, किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र का अनुपात सबसे अधिक है? तो वन क्षेत्र का अनुपात सबसे अधिक कौन से उसमें है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में सर्वाधिक होने वाला है। तो 50 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये तो थी पूरी की पूरी आंसर की, और जो ऑफिशियल आंसर की होगी, एक दो प्रश्न अगर इसमें कोई गलत होगी तो आप बता देना मुझे, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। बाकी मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया गया सारे के सारे प्रश्न सही हो। आपके कितने परसेंट सही है, क्या आप पास हो या फेल, ये भी मुझे बता देना। कितना मैंने जो MCQ सीरीज कराई है उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है, सब कुछ कमेंट करना जरूरी है। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जोर से लाइक कर देना। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो कंपलसरी पेपर होता है VSC का, एनवायरनमेंट स्टडीज़ का,
उससे संबंधित मैं आपके सामने जितने भी जो MCQs आते हैं उस पेपर के अंदर, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। और इससे पहले अपन बात करेंगे भाई सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की, किस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला इन्वायरमेंट स्टडीज़ का। और साथ के साथ देखो MCQs तो कोई भी पढ़ा सकता है, आप किताब से भी पढ़ सकते हो और जो PDF वगैरह भी मिल जाती हैं आपको वहाँ से पढ़ सकते हो। डिफरेंस क्या है आपको, देखो MCQ सेम टू सेम आपकी एग्ज़ाम के अंदर आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ प्रश्नों की जो लैंग्वेज है वो हर बार चेंज होती है। और आपको पता है आपको 40% नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। मैंने काफ़ी बार बच्चों को फेल होते देखा है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा कि आपको ये पर्सन ऐसा लैंग्वेज पे आए तो आपको कौन सा ऑप्शन करके आना है। और यही बात आपको शायद ही कोई बताएगा और किसी वीडियो के अंदर सब आएंगे, सब बता देंगे मानव और पर्यावरण क्या ये ऑप्शन है, इसका सही आंसर सी होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं, मैं आपको विद द लॉजिक आपको सारे के सारे आंसर करवाने वाला हूँ, सारी सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो यही निवेदन है मेरा कि आप वीडियो को सबसे पहले पूरा देखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अब बात करेंगे अपन एग्जाम के पैटर्न की। तो काफ़ी बच्चों का यही सवाल है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपका जो एग्जाम है वो MCQ बेस रहेगा, ठीक है। कैसा बेस रहेगा, MCQs आएंगे, गोले भरने होंगे आपको। एक पर्सन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको जो करेक्ट होगा वो भरना होगा और OMR पे आपको गोलों को भरना होगा। समझ में आ गया आपको ये सारी चीज़ें। अब कितने नंबर का पेपर होने वाला है, तो आपका पेपर वो 50 नंबर का होने वाला है। 50 आपके सामने MCQ आपको देखने को मिलेंगे और 1 घंटे का आपका ये पेपर होगा कुल। अब बात करें पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स आपको 40% नंबर चाहिए अगर आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो तो, और चाहे रेगुलर के विद्यार्थी हो, आपको नंबर तो चाहिए कितने, 40 ही। तो आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, टोटल 20 नंबर। ये तो था नॉन कॉलेज का। तो नॉन कॉलेज का जो पेपर होता है वो होता है 50 नंबर का, और जो रेगुलर वाले विद्यार्थी होते हैं उनका होता है 40 नंबर का। तो इन्हें पास होने के लिए चाहिए 20 नंबर, और जो रेगुलर वाले विद्यार्थी इन्हें पास होने के लिए नंबर चाहिए 16। तो समझ में आ गया आपको कि नॉन कॉलेज वालों को 20 चाहिए, रेगुलर वालों को 16 नंबर चाहिए। और सारे पेपर आपको MCQ के आएंगे, तो आपको OMR शीट को अच्छे से भर लेना है और रोल नंबर वगैरह अच्छे से भरना। वरना क्या होता है, काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं, पर्सन तो उनको सही आता है लेकिन जल्दबाजी में दूसरा ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो ऐसा आपको गोला भर देते हैं। तो ऐसी गलतियों से आपको क्या करना है, बचना है। तो आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। और इसका क्रेडिट स्कोर और बता देता हूँ मैं आपको, दो क्रेडिट स्कोर मिलेगा अगर आप इसको पास कर लेते हो तो इस एग्जाम को। ये तो था अपना सारा का सारा ओवरव्यू, आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न वगैरह है वो किस प्रकार से होगा और आपको करना कैसे है। अब अपन बढ़ते हैं MCQs पे। टोटल 4 यूनिट है, चारों की चारों यूनिट को डीप एनालिसिस करके मैं बहुत मेहनत करके MCQ बनाकर लाया हूँ। सारे के सारे आपको अच्छे से देखने इनको। तो सबसे पहले बात करें, जो पहला आपका टॉपिक आता है वो आता है मानव व पर्यावरण। तो मानव व पर्यावरण पे अपन पहला प्रश्न सोल्व करने वाले हैं। पहला, पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा क्या है। तो देखो पर्यावरण अध्ययन क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन होता है जो मानव है और इंसानों का और जो पर्यावरण का। पर्यावरण क्या होता है, आपके आसपास जो इकोसिस्टम हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, या फिर जो नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, जो आप आसपास अपना देखते हो वो सारा किसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो हम मानव जो गतिविधियां करते हैं पर्यावरण के साथ, उन सब चीज़ों का अध्ययन करना कि उन गतिविधियों से पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनसे क्या क्या गतिविधियां हमारे पर्यावरण में घटती हैं, वही चीज़ क्या कहलाती है, पर्यावरण। उन सब चीज़ों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर लेना है, क्या कहलाता है, पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, मानवों के द्वारा जो पर्यावरण पे जो क्रियाएं की जाती हैं उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, तथा पर्यावरण अपनी गतिविधियों को किस तरीके से चलाता है, उन सब चीज़ों को वैज्ञानिक ढंग से किया गया जो अध्ययन क्या कहलाता है, पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। समझ में आ गया। अब आपको इसमें किन सब, अगर प्रश्न ये आएगा तो आपको कैसा MCQ टिक करके आना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मोहित सर की PDF उठाकर डालने वाले हैं वो कि ये पर्सन ऐसा कैसा का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो पर्सन कैसा भी आए, पर्यावरण अध्ययन सब दिखे, वहां पर आपको मानव व पर्यावरण के बीच में कहीं ना कहीं संबंधों की बात होगी, उस ऑप्शन को क्या करके आना, आपको टिक करके आना है। बच्चे कौन सा टिक करेंगे इसमें, पर्यावरण में घटने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन। ये वाला ऑप्शन टिक करके आएंगे और सभी का गलत होने वाला है। आपका सही होगा अगर आप क्या करोगे, मानव
और पर्यावरण के आपसी संबंधों से संबंधित अगर कोई ऑप्शन आएगा वो टिक करके आओगे, तब सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसी गलतियों से आपको बचना है, यही चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला है, सिर्फ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो आपको पूरा वीडियो देखना जरूर से। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है। तो देखो पर्यावरण अध्ययन है, ये सिर्फ पर्यावरण अध्ययन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये अलग अलग विषयों से मिलकर एक पूरा विषय बनता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो समाज में देखो, एक समाज शास्त्र एक विषय होता है, इसमें किसकी बात होती है? समाज की बात होती है। समाज में कौन रहते हैं? लोग रहते हैं, और लोग किससे जुड़े होते हैं? पर्यावरण से जुड़े होते हैं, वही क्रिया करते हैं। तो इससे क्या होगा? हमें समाज को भी समझना होगा, समाज शास्त्र को भी समझना पड़ता है। ठीक है। फिर क्या था? जैव विज्ञान, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में किसकी बातें होती हैं? कि जैसे कि भाई पेड़ पौधों की बातें हो गई, कि और साथ के साथ जो जीव हो गए उनके विज्ञान, उनकी बातें होती है वैज्ञानिक दिख से। तो पर्यावरण में क्या जीव नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं, तो हमें उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो जीव विज्ञान से भी अध्ययन संबंधित है। तो यही है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो सिर्फ एक विषय नहीं है। कैसा विषय है? उसमें बहुविषयक विषय है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के बारे में पूछे तो आपके इसके बारे में यही बताना है कि इसका एक बहुविषयक है। ठीक है। अब बड़े अपन 3 नंबर प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में कौन से विषय सम्मिलित होते हैं? तो कौन से विषय सम्मिलित होते हैं? तो आपको इस प्रश्न में किस बात का ध्यान रखना है? इस प्रश्न में जहां केवल शब्द दिख जाए उस ऑप्शन को डायरेक्ट कट कर देना। एक सब्जेक्ट का नाम देकर केवल दे के रखे उसको तुरंत कट कर देना, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में एक से ज्यादा विषय आते हैं। ठीक है। 2 या 3 जितने भी विषय देके रखें, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, ये सारे अगर सब्जेक्टों का कहीं भी आपको नाम देखने को मिल जाए, एक से अधिक सब्जेक्टों का नाम देखने को मिल जाए, आप उसी को क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। आपको यही बात इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में कौन से विषय आते हैं, ये वाला प्रश्न आए और उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट का नाम दे रखा हो, उसको आपको कर देना क्रॉस, और जो प्रश्न में आपको एक से अधिक सब्जेक्ट दिख जाए उसे क्या कर देना? राइट। यही ट्रिक है, ऐसे प्रश्नों में आपको लगानी है। 4 नंबर प्रश्न है, आज के समय में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप बताओ, आपको पर्यावरण पढ़ाया क्यों जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको पर्यावरण के बारे में पता चले, ताकि हम प्रदूषण को कम फैलाएं, पर्यावरण के खिलाफ पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, संरक्षण करें पर्यावरण को, क्योंकि पर्यावरण आज के समय हम संरक्षित होना बहुत जरूरी है। छोटा सा उदाहरण देखो, अब से थोड़े दिन पहले क्या पड़ी है? बारिश का मौसम आ गया, लेकिन इससे पहले गर्मियाँ थी। आपको महसूस नहीं हो रहा जब आप बचपन में थे और अब के समय कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है? क्यों? क्योंकि आज के अब क्या है, धीरे धीरे पेड़ कटने लगे और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण को संरक्षण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो यही बात है, आज के समय में पर्यावरण की शिक्षा की इसलिए जरूरत पड़ी है ताकि हमें पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता हेतु। तो ऐसा प्रश्न आए, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो पर्यावरण संरक्षण नाम देख लेना और देखकर टिक मार देना। ठीक है। या ऐसा जहाँ पर पर्यावरण को बचाने की बात हो, पेड़ लगाने की बात हो, समझ गए? ऐसा सब जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा उसी को टिक लगा कर आना आपको। 5 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है पर्यावरण अध्ययन के मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। देखो, अब बच्चों की समस्या यही आएगी कि क्या करेंगे बच्चे करके आ जाएंगे, प्रदूषण का अनदेखी करना कर देंगे, कुछ बच्चे कर देंगे वन की कटाई करना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना कर दिया कोई। ये तो कोई नहीं करेगा औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, लेकिन बी और डी ऑप्शन तो सभी करके आ जाएंगे। कोई बहुत कम बच्चा होगा जो ऑप्शन नंबर सी को टिक मार के आएगा। यही फर्क है आपको समझने का। अब मैं समझाऊंगा कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संरक्षण का अर्थ क्या होता है। होता क्या है, जैसे कि आपको पता है हमारे आसपास है ना, वो संसाधन बहुत कम है। छोटा सा उदाहरण देके बताऊं, पानी है वो हमारे आसपास है, पानी है वो हम जमीन से निकालते हैं या फिर नहरों से, जहाँ से भी आता है। पीने का पानी हमारे आसपास क्या है? बहुत कम है। ठीक है, सीमित मात्रा में। और हम क्या करते हैं? बेवजह से बिखेरते हैं। आपने पर्यावरण अध्ययन को पढ़ा, आपने अच्छे से समझा कि पानी को बचाना जरूरी है, तो आप क्या करोगे? आपको पानी है जो जहाँ पर भी आपको वेस्ट होता दिखेगा, आप उसे संरक्षित करने का प्रयास करोगे या फिर नल वगैरह को सही करवाने का प्रयास करोगे। तो यही होता है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य, यही होता है कि आप प्राकृतिक संरक्षणों की संसाधनों का संरक्षण की बात करोगे। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? पानी हो गया, ठीक है, पेड़ हो गए, जो खनिज हो गए और वायु हो गई, ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। आप बात करो कि भाई हमें जो खुद की गाड़ी से ज़्यादा जो
पब्लिक व्हीकल्स का यूज करना चाहिए। समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। ऐसा जहाँ पे मुख्य उद्देश्य की बात करें वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बातें होंगी, ठीक है। पेड़ की, आपको पेड़ों को और लगाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, ऐसी कुछ बातें देखने को मिलेगा, ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। आंख बंद करना, ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है, और गोला भर देना। बढ़े 6 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र नहीं है? पारिस्थितिक जैव विविधता, अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन का आता है वेस्ट मैनेजमेंट, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी और पारिस्थितिक मतलब इन्वायरमेंट। देखो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, जैव विविधता क्या होती है? जो पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, जो हमारे आसपास हैं, वो जैव विविधता के अंतर आते हैं। खास करके जैव विविधता के अंदर आते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, और जानवर जो जंगल वगैरह के अंदर रहते हैं वो भी आते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन कचरा का प्रबंधन होता है, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। और पारिस्थितिक, ये भी इसके अंदर आता है। लेकिन क्या अंतरिक्ष विज्ञान का कहीं कोई पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है? नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, ये आपको बस ऐसा प्रश्न तो आप अपना दिमाग करके भी, यूज करके भी सोल्व कर दोगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर पड़ता है? जो अलग प्रश्न है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति का क्या अर्थ है? तो वही मैंने बता दिया था। बहुविषयक प्रकृति का क्या अर्थ है? कि एक से अधिक विषयों से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रश्न तो आप देखते ही कर दोगे, आपको कोई भी बच्चा कर सकता है प्रश्न। तो अगले वाला प्रश्न है पर्यावरणीय समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है? अब ये प्रश्न आएगा ना, ऐसा प्रश्न आएगा, ये प्रश्न का ऑप्शन कभी सेम हो ही नहीं सकते। हर बार प्रश्न का ऑप्शन है वो अलग होंगे। तो आपको क्या करना होगा? आपको समझना होगा कि इन ऑप्शनों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो पर्यावरणीय समस्याओं का मुख्य कारण क्या होता है? क्या वनों का विस्तार होगा तो पर्यावरणीय समस्या बढ़ेंगी या घटेंगी? तो आपको पता है वन बढ़ेंगे तो जो आपका है वो शुद्ध ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं आ सकता, ठीक है। वर्षा का बढ़ना, अगर वर्षा बढ़ेगी तो हमारे लिए, देखो बहुत ज़्यादा की बात नहीं की गई, बहुत ज़्यादा होगी तब तो क्या हो जाएगा, जो बाढ़ वगैरह आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे वर्षा का बढ़ना हमारे जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, उसके बढ़ने के लिए फायदेमंद होती है। शुद्ध जल की उपलब्धता, ये सब क्या है? ये पॉजिटिव कारण है पर्यावरण को सही करने के। ये होगा तो पर्यावरण और ज़्यादा बढ़िया होता चला जाएगा। नेगेटिव पॉइंट कहाँ पर मिला आपको? जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको पता है संसाधनों पर जोर पड़ेगा। भैया सोचो, एक छोटी सी चीज़ देखो, पहले तारे घर में 2 आदमी था तो थान पानी चाहते हो मान लो 100 लीटर, छोटा सा उदाहरण दे रहे हूँ, ठीक है, एक दिन को। अब थारा घर में आदमी होगा 10, तो अब पानी कितना चाहिए देख लो, तो 1000। आगो फर्क, यही फर्क होता है, ठीक है। और 1000 से भी काम को चला 5000 लीटर की, 10,000 लीटर की पूरी दरानी पर टंकी। तो यही फर्क है, जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों पर जोर पड़ेगा। तो इसका नेगेटिव पॉइंट कहां पर है? यहां पर जनसंख्या बढ़ती और औद्योगिकरण। अब समस्याओं जैसा प्रश्न आए तो वहां पर आपको पॉजिटिव ऑप्शन है, जिससे कुछ सकारात्मकता का भाव आ रहा है जिस ऑप्शन से, उसको क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है। और जहां पर नेगेटिव पॉइंट मिले उसको टिक करके आना है। ये डिफरेंस है, समझ में आ गया? ऐसी बातें शायद आपको कहीं और चैनल पे नहीं मिलेंगी। अगले वाला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है सतत विकास को प्रोत्साहित करना। मतलब कि धीरे जो आपका जो विकास हो रहा है जो पर्यावरण का, उसको आगे बढ़ाना। तो आपको इनमें से ऑप्शन बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण जागरूकता का एक माध्यम है? तो पर्यावरण जागरूकता का कौन सा माध्यम है? क्या टीवी विज्ञापन, फैशन शो, सोशल मीडिया अभियान, और डी ऑप्शन ए और सी। तो आप मुझे एक बात बताओ, टीवी पे आपने काफी बार विज्ञापन देखा होगा कि पानी, जल बचाओ, ठीक है, जल बचाओ काफी बार देखा हो, तो आप उससे प्रेरित हुए होंगे, ठीक है। और सोशल मीडिया पर अगर किसी ने व्यक्ति बताया, कोई सेलिब्रिटी, उसने आकर बताया कि हमें पानी को बचाना चाहिए, तो आप उससे प्रभावित होगे। क्या फैशन शो के अंदर कोई पर्यावरण बचाने की बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दोनों ए और सी। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, अगर कोई ऐसा ऑप्शन आए जिसके अंदर सभी उत्तर सही है, ऐसा आता ना, सब ऐसा वाला प्रश्न, या फिर जिसमें 2 ऑप्शन सही बता रखे हो, तो वो 90% चांस होता है कि उस प्रश्न का वही उत्तर आता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना। अगर ऐसा प्रश्न मिले, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको किस ऑप्शन को चूज करना है? उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑप्शन सही हो रहे हैं।
11वां नंबर प्रश्न की बात करूं, स्कूल स्तर पर पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखो आपको पता है, अगर आपको बचपन में कोई चीज बता दी जाती है सही गलत, तो बच्चा जल्दी सीखता है। अब तो थे होगा नटता, लेकिन बचपन में बच्चा क्या होता है, जल्दी सीख लेता है चीजों को। तो बचपन में ही अगर पर्यावरण जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न हो जाएगी बच्चे के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा है, पर्यावरण के प्रति क्या हो जाए, जागरूक हो जाएगा, सजग हो जाएगा। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या थे ताकि विद्यार्थी भ्रमित हो। तो एक बात बताओ, कोई भ्रमित होने के लिए थोड़ी पढ़ाया जाता ना, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। केवल पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु, तो कोई भी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना तो कभी नहीं हो सकता। परीक्षा में उत्तीर्ण होना, काफी बच्चा ये जरूर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ये नहीं आएगा। इसमें आपको क्या है, पर्यावरण, सीधी सीधी बात है बेटो, अगर जठे बात कर रहे हैं पर्यावरण की, तो ऑप्शन को उत्तर भी कौन सा होगा, जठे पर्यावरण था दिखेगो। समझ में आ गई? तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। सतत विकास से क्या अभिप्राय है? सतत विकास से यह अभिप्राय है कि बिना पर्यावरण को विकास नुकसान पहुंचे दीर्घकालीन विकास करना, मतलब पर्यावरण नुकसान भी कौन पहुंचानो और विकास भी करते रहना है अपना जीवन में। अब बढ़ते हैं, आपके दूसरा नंबर टॉपिक आता है इसमें, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य विषयक। पहला प्रश्न है इसमें, भारत में जनसंख्या विस्फोट का एक प्रमुख कारण क्या है? भाई भारत में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है इतनी ज्यादा, इसका पीछे क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन है उच्च मृत्यु दर। अब एक बात बताओ, ज्यादा लोग मरेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। निम्न जन्म दर, बच्चा ही कम जन्मेगा तो जनसंख्या क्या बढ़ेगी? साक्षरता में वृद्धि, अगर साक्षरता में वृद्धि होगी तो परिवार नियोजन के बारे में लोगों को पता हो, तो वैसे जनसंख्या नहीं बढ़ सकती। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसमें, अशिक्षा व परिवार नियोजन की कमी। तो पर्यावरण लोगों को ज्ञान नहीं है, ठीक है, कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से क्या आपको जो फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में आओगे, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट होगा। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा सही आंसर। अब बढ़े ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो वैसे तो इस समय भारत का पहला स्थान होगा, लेकिन ध्यान रखना है ये आपको करके आना दूसरा नंबर ऑप्शन, क्योंकि जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का अभी तक कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा दूसरा। कभी आप एक टेक करा जाओ इसमें। पर्यावरण कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पर्यावरण कल्याण कार्यक्रम चलाया गया सरकार की तरफ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। यह आपको रट लेना है, ठीक है। यह आएगा प्रश्न तो बच्चे गलत करेंगे, आप सही करके आओगे, क्योंकि आपको पता है पर्यावरण कल्याण कार्यक्रम, तो यह किससे संबंधित है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने से संबंधित है। अब बात करें 4 नंबर प्रश्न की तरफ, जनसंख्या वृद्धि को मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है? तो ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा। ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो स्वास्थ्य सेवा में कहीं नहीं सुधार होगा, नुकसान ही होना है। रोगों में अधिक प्रसार, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों हो सकता है, ज्यादा जनसंख्या होगी तो भाई ज्यादा लोग बीमार भी होंगे, बीमार ज्यादा नहीं होंगे, होंगे तो उतने, लेकिन एक देखो, एक तो 50 में को 5 जना बीमार हुए, 10% आदमी मान लिया बीमार हो रहे हैं, तो 50 को 10% की तो 5 आदमी होगा। अब 500 को 500 जनसंख्या है, 10% बीमार होया तो कितना होगा, 50 होगा। आगो ना फर्क, यही फर्क है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, रोगों का अधिक प्रसार होगा। और आपको पता है ज्यादा जनसंख्या होगी तो जो लोग हैं वो सभी लोग स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकते हैं, सभी लोगों की मानसिकता अलग अलग होती है, तो इससे रोग भी अधिक बढ़ने के चांसेस रहते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण पर जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? तो इससे क्या होता है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको पता है लोग प्रदूषण फैलाएंगे, ठीक है। इसमें जल प्रदूषण, वायु और मृदा प्रदूषण क्या होती है, प्रदूषण का बढ़ेगा। अब ये प्रश्न है सेम टू सेम कभी नहीं आएगा, ऑप्शन आएंगे अलग। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि जो प्रश्न में आपको जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का हमारे इन्वायरमेंट पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपको पता है नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक। तो आपको ऑप्शन वो देखना है जिसमें नकारात्मकता की भाव आ रही है। अब मैं समझाऊंगा कौन से ऑप्शन में आपको 5 नंबर में नकारात्मक, बी सी ऑप्शन कैसे आया। पहला ऑप्शन था प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। अगर प्रकृति के संसाधनों को थे बचाओगा तो प्रकृति पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, तो था नहीं बेरा पॉजिटिव पड़ेगा, कोई चीज बच रही है तो क्यों वही बचती होगी। वनों के क्षेत्र में वृद्धि, अब वन बचेगा तो ये पर्यावरण पर बढ़िया रहो, घटिया रहो, ओके रहो, बढ़िया ही रहो, तो देखो क्या सही क्या आएगा, ये पॉजिटिव इंपैक्ट होगा इसका।
फिर चौथा नंबर प्रश्न, जैव विविधता में वृद्धि। तो जैव विविधता था कौन बेर होगा ये बच्चा मैं बता दूं। जैव विविधता है कि जो जानवर होगा, ये जो पेड़ पौधा होगा, इकोसिस्टम जिन बोले जाए, पूरा पानी नदियाँ स्वच्छ चल रही हैं, पेड़ पौधा की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ना, और लोग ऐसे पर्यावरण को संरक्षण कर रहे हैं, वही जैव विविधता है। तो बा बढ़ेगी तो भी क्या होगा, पर्यावरण पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो नेगेटिव इंपैक्ट कौन कठे बात हो रही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बात हो रही है नेगेटिव इंपैक्ट की, कि प्रदूषण बढ़ेगा। समझ में आ गई। अहिया का प्रश्न था, अहिया ऑप्शन करके आए, ये सब ऑप्शन करके आओगा तो पूरा पूरा ऑप्शन सही होगा थारा। ऑप्शन नंबर 6, जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार वैश्विक खाद्य समस्या को प्रभावित करती है। तो क्या कर है, खाद्यान्न की मांग में वृद्धि और कमी की स्थिति को देखती है। तो ये प्रश्न को आपको ऐसे कैसा रट लेना है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो आपको मैंने तो एक बार सोचो, तारा घर में 5 आदमी यहाँ पर लिया, ठीक है, तो 10 किलो गेहूँ चाय करती। अब 50 आदमी, अब थारा घर में होगा 7 आदमी, तो उससे ज़्यादा बढ़ गई मांग, 14-15 किलो एक दिन की चाल लगी। तो यही फर्क हो जाता है, ठीक है। जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी उतनी ज़्यादा खाद्यान्न खाने की चीज़ों की क्या होगी, वृद्धि होगी। इतना तो आपको भी पता है। 7वां नंबर प्रश्न है, मानव अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। तो मानव अधिकारों में क्या सम्मिलित नहीं है, जीने का अधिकार मानव अधिकार है, शिक्षा अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार, लेकिन कोई ने प्रदूषण करने को थोड़ी अधिकार है, काल थे प्रदूषण फैलाना लग जो नहीं है ना। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा सही ऑप्शन। पर्यावरण नैतिकता से क्या तात्पर्य, पर्यावरण नैतिकता का अर्थ क्या है कि वही थे इन्वायरमेंट है, जो अपनों इन्वायरमेंट पर्यावरण है, उसके खिलाफ था सही तरीका से क्या करना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अब हर आदमी की नैतिक जिम्मेदारी की कम से कम जीवन में एक पेड़ लगाए। तो थे कम पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हो, पेपर दे रहे, तो अब की बार बारिश में एक पेड़ जरूर लगाए, ठीक है। पानी को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और कचरा है वो देखे तो कचरा पात्र में डालो, उसे नदियों में नालों में बिल्कुल नहीं बहाना चाहिए। ये सारी अपनी के आम आदमी की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐ तो आपा कदे को नहीं भावा, सारा काम उल्टा ही करना ही। क्या होगा ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होगा, प्रकृति और सभी जीवों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी निभाना है, क्या होती है, नैतिकता की बात होती है। अब देखो अया नैतिकता को प्रश्न है, तो था नबेरो ऑप्शन हम कठे ना कठे तो नैतिकता दिखेगी जने तो सही ऑप्शन होगा, या फिर अया की चीज की बात होगी। जिम नैतिकता को अर्थ नबेरो है कि मतलब अपनी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी से संबंधित को या जो कि पेड़ लगाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, ऐसे कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, तो आपको वो ऑप्शन टिक करके आ जाना। अगर ये ऑप्शन नहीं मिले तो अब बात करें 9 नंबर प्रश्न की तरफ, कौन सा पर्यावरण नैतिकता है। तो पर्यावरण की नैतिकता क्या, देखो आगे ना पाया को प्रश्न अब समझाऊंगा। जीवों को कष्ट देना, कोई आदमी का जाके थे थप्पड़ मार दिया, कोई पर्यावरण नैतिकता थोड़ी है। या कोई जानवर ना मार दियो, कोई कुत्तो जा रहे थे बाठा मार दियो, वो कोई पर्यावरण नैतिकता थोड़ी है, बात तो बिल्कुल भी को नहीं। प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन करना, मतलब जो प्रकृति में अपना जाए कि पानी है, पानी चाह रहे अवस्था चालन दो, कोई मतलब नहीं है। तो ये कोई अपनी पर्यावरण नैतिकता है, बिल्कुल नहीं है। अस्थायी विकास करना, क्या ये अपनी पर्यावरण नैतिकता है, ये बाद में बताऊंगा। वनों की कटाई करना, क्या वनों की कटाई करना अपनी नैतिकता है, बिल्कुल नहीं है। तो अपनी पर्यावरण नैतिकता क्या है, स्थायी विकास करना, क्योंकि एक पॉजिटिव ऑप्शन ही हो या बाकी तो सारा ही नेगेटिव ही। स्थायी विकास क्या है मैं बताऊंगा। स्थायी विकास है कि जया की थाने गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो देख करो पूरा गांव मिलके संकल्प लियो कि अब अपना गांव में जठे भी खाली जो सड़क है उसको आसपास पेड़ लगा देंगे, खाली जगह है जो चारागाह भूमि उठे जमीन लगा देंगे, शमशान घाट उठे पेड़ पौधा लगा दे, जठे अपना बहुत दिखेगा कि खाली जगह दिखेगी वहाँ पर अपन पेड़ पौधे लगा देंगे। दूसरी जगह थे क्या करो, अपना गर्मी लगी तो एक काम करो, बोले एसी लगा दो जो घर पेड़ उन भी काटते। अया को काम करना क्यों है, एसी आने से ठंड तो हो सकती है आपके, मतलब आप खुद तो हो सकता है कि आप जो आपका जो कमरा है, आप जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन उस एसी की वजह से पर्यावरण पे प्रदूषण बढ़ता है और आसपास की चीज़ें क्या हो जाती है, गर्मी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। तो समझ में आ गई थारा, यो है स्थायी विकास करना कि पेड़ ने लगाना। 10 नंबर क्या होगी, सूचना प्रौद्योगिकी का पर्यावरण संरक्षण से कैसे उपयोग करें। तो जो देखो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, तो इन क्या होगा, पर्यावरण का डेटा को विश्लेषण करने वाले लोगों ने जागरूकता। अब बढ़ा 11 नंबर प्रश्न की तरफ, मानव स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। तो यूं क्यों भाई, अगर कोई आदमी ने एआई को यूज कर लिया और पल्ले बेरो पाठ को क्या पड़े बीमारी होने वाली है, तो वो क्या कर लेगा, उस चीज को
यूज कर लेगो, या फिर कंप्यूटर डाटा को अपा अपना कहना को डाटा हुआ जो अपना पहले की बीमारी सारी ऐड करेडी हुए तो अपना बेर पार जाए आदमी का यह बीमारी हुए समझ गा, या जांच जूझ कराओ वो कंप्यूटर से हुए सारी सारी। तो इससे क्या हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी से क्या हुआ, रोग को जल्दी बेर पार जाए। ऑप्शन नंबर 12 की तरफ बढ़े, वैश्विक खाद्य समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका क्या वैश्विक खाद्य समस्या क्या है? खाद्यान्न का असमान वितरण और भंडारण की समस्या। तो वैश्विक खाद्यान्न समस्या को यही प्रमुख कारण है कि भंडारण, अब अनाज तो पैदा होता है लेकिन काफी बार प्याज, देखो अभी थोड़े दिन पहले प्याज निकले, प्याज क्यों है, जब बारिश का मौसम शुरू हो जाओगे पैदावार तो बहुत है लेकिन कम से कम 20-30% प्याज तो खराब ही हो जाओ है बारिश का मौसम में। तो सबसे बड़ी समस्या अगर भारत में बात करें तो किसकी होती है? भंडारण की होती है। और दूसरी बात, कुछ लोगों के पास इतना अनाज गोदाम में पड़ा होता है कि वो खराब हो जाता है और काफी लोग क्या होते हैं, भूखे मरते रहते हैं। तो यही होता है। अगले वाला पॉइंट है, मानव अधिकारों की रक्षा क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है मानव अधिकारों की? ताकि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए। तो भाई मानव हर आदमी ने बराबर अधिकार मिलेगा, तो क्या हर आदमी का सामाजिक न्याय है। सॉरी इसमें क्या बता दिया मैंने आपको गलत, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मानव गरिमा और स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु। आप बढ़े 14 नंबर प्रश्न की तरफ, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। तो पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है? कि आप प्रकृति के प्रति जिम्मेदार और भावना उत्पन्न करना। तो थोड़ी चीजों को पर्यावरण के बारे में पढ़ो तो क्या हुआ, जिम्मेदार बनोगा उस चीज के प्रति। यहाँ का ये प्रश्न आप बहुत आसानी से कर लोगे, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रश्न दिक्कत होती है टेक्निकल प्रश्न होते हैं उनके अंदर। सतत विकास और पर्यावरण नैतिकता में क्या संबंध है? तो आपको सतत विकास मतलब मैंने बताना एग्जांपल बताया ना कि गांव में गर्मी बढ़ रही है तो क्या करें लोग, पेड़ लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सारा गांव को आसपास को एनवायरमेंट ठंड हो जाएगा, वो तो है सतत विकास। ठीक है। और पर्यावरण नैतिकता क्या संबंध है? कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील विकास, मतलब थे खुद को विकास भी करो लेकिन साथ के साथ क्या हो, यूं प्रकृति को भी विकास होगा। समझ में आ गई? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल प्रश्न है, ये प्रश्न आपको याद कर लेना है। इन प्रश्नों के फिक्स उत्तर होते हैं एकदम। अब यूनिट नंबर फर्स्ट खत्म, सेकंड शुरू। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और स्थिरता में क्या है? यो है टॉपिक। अभी पर प्रश्न पढ़ांगा अपन। पहला है, निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण संसाधन है? तो कौन सा नवीनीकरण है? था नवीनीकरण और जो संसाधन हुई वह कौन सा है? जो अपना उठे से मिले, जनने मतलब जन से कार्बन उत्सर्जन कम हुआ, प्राकृतिक रूप से आप ऊर्जा को निर्माण कर सका, कौन सा है? नवीनीकरण। और जो जिनसे कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हुआ है और जो मिले तो प्रकृति के रूप में है लेकिन जहाँ तेल कोयलो हो, तेल होगी, हंस ऊर्जा को निर्माण करना कौन सा वही अनवीनीकरण में। ठीक है। तो मैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीनीकरणीय, और सूर्य की ऊर्जा यो क्या है? नवीनीकरण संसाधन है। इतना तो ये तो था पढ़ रखा ही थे पर नहीं। अनवीनीकरण संसाधन कौन सा इसमें? तो जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य प्रकाश, ये नवीनीकरणीय, और कोयला क्या है? अनवीनीकरण संसाधन है। ये जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये आपको पहले से आते हैं सारे प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, वनों के अति दोहन का एक प्रमुख कारण क्या है? तो क्या होगा? वनों का कारण औद्योगिकरण हो रहा है और कृषि को विकास करने के लिए लोग क्या कर दी? वनाने काट दी और इससे वनों को अति दोहन हुआ है। समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 4 नंबर प्रश्न, वनों की कटाई का एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो पर्यावरणीय प्रभाव क्या है भाई? वना की कटाई होगी तो एक बात, थोड़ी सी एक छोटी सी चीज सोच के देखो। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, थारा आसपास देखियो जटे घास लगी रहेगी, उठे के माटी बच जाओगी, बाकी साइड अगर कोई नालों जा रहे हैं, पानी को बहाव रहे हैं, उठे माटी कट जाओगी। तो यूं क्या मिला है, अगर वन कट जाए तो उससे क्या मृदा का अपर्दन और जलवायु परिवर्तन देखने मिला है। समझ में आ गई? छोटा सा उदाहरण दियो, थारा जो आसपास देख लियो कि जटे घास होगी, उठे तो मिट्टी बची रहेगी और उसके आसपास क्या हो जाएगा? खाटा हो जाएगा, पानी निकल रहे होगो जना। तो यो इनके खिलाफ मृदा अपर्दन हुआ है। कोई अगर मान ले बीएससी को स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनका काम आ गया चीज़। 5 नंबर प्रश्न है, वनों की कटाई। तो वनों की कटाई सबसे अधिक प्रभावित कौन सा तंत्र होता है? पारिस्थितिक तंत्र, मतलब आसपास को जो इन्वायरमेंट ना बोलियो जाए, पारिस्थितिक तंत्र सबसे ज्यादा क्या होता है भाई? गर्मी बढ़ जाओगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाओगी, के लिए आप ही परेशानी बढ़नी। 6 नंबर प्रश्न है, पानी का अति उपयोगिता का प्रभाव क्या होता है? पानी को बहुत ज्यादा उपयोग करना तो क्या होगा? अपने भारत में सबसे ज्यादा पानी थे तारे, अगर आप पीने को पानी, खेत में पानी दो वो पानी, कठियों निकालो, आप सबसे ज्यादा कठियों निकाला भारत भूजल से निकाला है, मतलब पृथ्वी में जो पानी है उससे निकाला है। तो किस तरह में क्या जाओगी? गिरावट हो जाओगी। बाकी ये प्रश्न का कई उत्तर बन सके ही दिखनो थन के देखो
अति प्रयोग का प्रभाव है। तो जो ऑप्शन नेगेटिव मिलेगा उन देखना और पॉजिटिव ऑप्शन क्या करना है, कैंसिल करना है। 7 नंबर प्रश्न है, जल संसाधनों से जुड़ा एक प्रमुख संघर्ष है। तो जल संसाधनों से एक प्रमुख संघर्ष क्या है, तो जल संसाधन ही, तो बात क्या होगी, जल से संबंधित होगी। तो उड़े क्या, नदी जल बंटवारा विवाद है वो किससे संबंधित है, जल संसाधनों से संबंधित है। तो उड़े वो संपत्ति में कटी, पानी की बात होगी, कोई नहीं हो रही, भाषा के विवाद में भी कोई नहीं हो रही, व्यापार के विवाद में कोई नहीं, बात कटी हो रही नदी जल बंटवारा में हो रही है। 8 नंबर प्रश्न है, बाढ़ का एक प्राकृतिक कारण है। तो बाढ़ को एक प्राकृतिक कारण क्या है, आपको पता है, अधिक वर्षा, ज्यादा वर्षा होगी यदि तो बाढ़ होगी। ये बहुत कोई भी कर सके प्रश्न, बहुत ईजी प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, सूखा किस स्थिति में उत्पन्न होता है। तो सूखा किस स्थिति में उत्पन्न होता है, कई टाइम तक बारिश को नहीं, जहाँ सूखो पड़ गो, बस ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। 10 नंबर प्रश्न है, खनिज संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण कौन सा प्रभाव होता है। तो कौन सा होता है, खनिजा को बहुत ज्यादा प्रयोग करोगा तो प्रदूषण फैलेगा। जहाँ मान लो बहुत ज्यादा बिजली को उपयोग कर बनाई जा रही है, तो कोयला को यूज हो, कोयला धुआं निकले तो प्रदूषण बन गो, ठीक है। साथ के साथ परिस्थिति असंतुलन, मतलब जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर प्रश्न है, खनन कार्य का एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव है। तो खनन कार्य का एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, भूमि संरक्षण व जल प्रदूषण होगा। तो खनन को कार्य होगा तो थाने बेरो है, जो खनिज निकले हम कुछ ना कुछ आएगा, लवण हुई जो हानिकारक हुई, और कोई भी खनिज निकालने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत हो साफ करने के लिए। तो इससे क्या होगा, जो पानी प्रदूषण बढ़ जाओगे, जल प्रदूषण बढ़ता है इस चीज से। ये थोड़ा इजी है, यूनिट नंबर 2 थोड़ी इजी है, लेकिन याद रखना यूनिट नंबर 3 और 4 बहुत ज्यादा टेक्निकल है, वीडियो को पूरा देखना आपको। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीनीकरण नहीं है। तो कौन सा संसाधन नवीनीकरण नहीं है, तो वायु, सौर ऊर्जा और जो भूतापीय ऊर्जा, ये क्या है, सारी सारी नवीनीकरण ऊर्जा ही। तो अब लोहा को अगर निर्माण हो रहे है तो ये क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा में नहीं आएगा। अब 13 नंबर प्रश्न है, खनिज संसाधनों की अत्यधिक खुदाई से क्या होता है, पर्यावरणीय तंत्र को क्षति पहुंचाएगी। तो देखो कोई भी प्रश्न आ जाए जिम ना प्राकृतिक संसाधनों को शोधन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा खुदाई वगैरह हो रही है या फिर उनको एक्स्ट्रा यूज हो रही है, तो उस चीज में थान के ऑप्शन करके आना है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र है, इन्वायरमेंट है, इंग्लिश में देख लियो, उनको क्या होगा, हमेशा क्षति पहुंचेगी, नुकसान पहुंचेगी। यहाँ को कोई ऑप्शन दिखा है ऊपर टिक मारेगा। 14 नंबर प्रश्न है, स्थिरता, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो सस्टेनेबिलिटी का प्रमुख सिद्धांत क्या है, आप थारी पीढ़ी को कोई भी चीज है उन अच्छे से यूज करी और बचा के दूसरी पीढ़ी दे दी जाए, पिस्सा के लिए करो भाई, सब चीज का सस्टेनेबिलिटी के अलावा है। 15 नंबर प्रश्न की बात करें, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है वो वनों की रक्षा और जैव विविधता से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है, याद करके चले जाना, इसका ऑप्शन चेंज नहीं होने वाला है। अब अगलो जो यूनिट नंबर 2 में दूसरा नंबर हो, ऊर्जा संसाधन, भूमि संसाधन व सतत विकास टॉपिक। तो इन पर ढंगा पा, ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं का एक प्रमुख कारण क्या है। तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण। तो ऊर्जा भाई, ऊर्जा अपना क्या ले चाहिए, जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है तो अपना ज्यादा ऊर्जा चाहिए और उद्योगों का भी ज्यादा करना पड़ेगा लोगों की मांग ने पूरी करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सा स्रोत है इसमें, कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा व प्राकृतिक गैस। तो इसमें से आपको पता नवीनीकरण ऊर्जा कौन उदाहरण होते हैं, पवन ऊर्जा। मैं थान बता दूं, काफी बच्चा को नहीं बेरो होगा, नवीनीकरण ऊर्जा कौन सी है, वह ऊर्जा जो अपना प्रकृति से मिले, जय पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। और ये सब ऊर्जा का जो उदाहरण पर क्या आएगा, नवीनीकरण में। अनवीनीकरण में कौन सा आएगा, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर प्राकृतिक गैस हो गई, और जो इस प्रकार के आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ये सब किसके अंदर आते हैं, अनवीनीकरण के अंदर आएंगे। तीसरा नंबर ऑप्शन है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग क्या आवश्यक है। तो वैकल्पिक मतलब एक से यो नहीं तो दूसरों ऊर्जा स्रोत को यूज करना चाहिए, ताकि उसका मतलब अगर अनवीनीकरणों का से ऊर्जा स्रोतों से नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर हमें क्यों पहुंचना चाहिए। यहाँ भी आज कोई प्रश्न इम क्या होगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन की कमी और प्रदूषण को कम करने के लिए। तो आपको पता है कि पेट्रोलियम, कोयला फिक्स सीमित मात्रा में है,
तो अपना नवीनीकरण ऊर्जा को प्रयोग करना चाहिए। जहाँ आजकल सौर ऊर्जा है उसका अभियान चला रखा है गवर्नमेंट ने, उसका बस सभी के लिए चलाए गए हैं ताकि क्या है अपना कार्बन उत्सर्जन है कम कर सका। चौथा नंबर प्रश्न है सौर ऊर्जा का क्या लाभ है, तो क्या है ये नवीनीकरण ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा है। नवीनीकरण ऊर्जा को उदाहरण में था बताए तो स्वच्छ ऊर्जा है, इससे कार्बन उत्सर्जन है वो बहुत कम हुआ है। 5 नंबर पॉइंट है गोबर गैस संयंत्र किसका उदाहरण है, अपारंपरिक व नवीनीकरण ऊर्जा का। तो गोबर गैस वो है जो गोबर से बना प्राकृतिक रूप से बना है, इससे कोई भी कार्बन उत्सर्जन बहुत कम हुआ है, तो यही किसका उदाहरण होता है, नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण होता है। बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ, भूमि शरण। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य कारण क्या होता है, तो अत्यधिक कृषि व चराई होगा, एक का बाद में एक फसल बोया जाओगा तो क्या हो जाओगे, वो मिनरल्स की है जो खनिजा की कमी हो जाओगी और वह धीरे धीरे जमीन में उपज है वह कम हो जाएगी। 7 नंबर प्रश्न है अत्यधिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग का एक प्रभाव है। तो अत्यधिक अगर थे फर्टिलाइजर यूज करो, कीटनाशक यूज करो तो क्या नुकसान होगा, मृदा का प्रदूषण व जल प्रदूषण बढ़ेगा। मतलब जो माटी की प्रदूषण है वो बढ़ेगा और जल प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि जो मिट्टी है वो मिट्टी का तो प्रदूषण इसलिए बढ़ता है क्योंकि ज़्यादा खनिज ज़्यादा कीटनाशक दे रहे हैं, और वह मिट्टी बह के पानी में चली जाए, मान लीजिए जो नदियाँ वगैरह में चले जाए तो वो प्रदूषण भी बढ़ जाए है। 8 नंबर प्रश्न है जल भराव। जल भराव का से क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल भराव से क्या होगा, मृदा में ऑक्सीजन की कमी और फसल की हानि होती है। तो जल भराव होता है उसमें माटी मृदा में ऑक्सीजन की कमी और फसल की हानि होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब टेक्निकल प्रश्न है, ऐसा कैसा का प्रश्न आएगा तो आपको यही ऑप्शन मिलेंगे और ये वाला ऑप्शन करके आना है। 9 नंबर प्रश्न है अत्यधिक सिंचाई का एक नकारात्मक प्रभाव। तो अत्यधिक सिंचाई का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है, भूमि की लवणता। मतलब ज़्यादा अगर थे सिंचाई करोगा तो नमक की मात्रा जो है वह थारी भूमि के अंदर बढ़ जाओगी। 10 नंबर प्रश्न है आधुनिक कृषि प्रणाली का क्या प्रभाव है, संसाधनों के अति उपयोग और मृदा प्रदूषण। तो आधुनिक कृषि को क्यों है, संसाधनों को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाए और इससे मृदा प्रदूषण बढ़ जाए। जब फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करेंगे, अधिक पानी सिंचाई करेंगे, इससे क्यों है कि मृदा प्रदूषण बढ़ता है। अगले वाला प्रश्न है सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सतत विकास का क्या मुख्य उद्देश्य है, पर्यावरण संतुलन बनाने हेतु विकास करना। मतलब सतत विकास से क्या होगा, पर्यावरण को भी संतुलन बने रहे और उसके साथ विकास होता रहे। तो ये ऑप्शन में पहले करवा दिया था। 12 नंबर प्रश्न है सतत विकास का गोल की संख्या कितनी है। मतलब हमें कुल 17 प्रकार के सतत विकास होते हैं, उनको की संख्या 17 है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है, आपको याद करके जाना है। 13 नंबर प्रश्न है जल संरक्षण संचयन की एक पारंपरिक तरीका क्या है। तो जल संचयन क्या कर उसका सबने बेरा बचपन में सब पढ़े ही, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरह, वर्षा जल संचयन के तरह आप क्या कर सका पारंपरिक तरीको है। टांका बना रही अपने जोड़ देखा होगा थे, ये क्या के लिए बनाए गए हैं, ये बावड़ी बनाई गई, ये क्या के लिए वर्षा को जल संरक्षण करने के लिए बनाई गई थी। 14 नंबर प्रश्न है वाटर शेड प्रबंधन का क्या उद्देश्य है। तो वाटर शेड प्रबंधन का क्या उद्देश्य होता है, जल मृदा व वन संसाधनों को संरक्षित करना। 15 नंबर प्रश्न है उपसे वेस्ट लैंड से पुनः उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब कोई जमीन है बाकी होगी अनुपजाऊ होगी, उन उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया क्या कहलावा है, बंजर भूमि सुधार, वेस्ट लैंड रिक्लेमिनेशन। वैसे प्रश्न आएगा तो आप कर लोगे क्योंकि बहुत ईजी प्रश्न है। यह थी आपकी यूनिट नंबर 2। अब पढ़ांगा आप यूनिट नंबर 3 की तरफ, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता। इसका पहला टॉपिक है, इसके अंदर यह आएगा। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक नहीं है, तो क्या है, उत्पादन, उपभोक्ता, तापमान, ये सब किससे संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। इंटरनेट को इन्वायरमेंट से संबंधित है कि कौन नहीं, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 है पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है। तो क्या कहलावा है, जानवरों का समूह है, पौधों का समूह है। देखो एक चीज था, मैं बहुत जरूरी चीज बताऊं, जी भी ऑप्शन में सिर्फ केवल दिख जाना वो ऑप्शन 90% गलत रहे। यो चाहे कंपटीशन में दिखो था ना, और चाहे जो थारी एग्जाम या एमसीक्यू बेस एग्जाम, उन केवल सब नकारात्मकता दिखावा है। एक लिए ये ऑप्शन बच्चा करो, दूसरा ऑप्शन यूज कराया कर दो। तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या है, जैविक व अजैविक घटकों की पारस्परिक क्रिया। जैविक घटक हैं पेड़ पौधा जानवर होगा, ठीक है, नदियाँ हो गई और जो ग्लेशियर हो गए, सब चीज़ के जैविक घटक ही। अजैविक घटक के ही जहाँ मान लो अफा जो मानवों के द्वारा जो क्रिया करी जाए, जहाँ अफा गाड़ी चला रहे, हाँ युद्ध हो रहे हैं, ये सब के अजैविक घटक ही, हमसे क्या प्रदूषण बढ़ रहे हैं। तो अन्य सब चीज़ों को जैविक और अजैविक
घटक ही हण को आपस में क्रिया कराने क्या करावा है, पारस्परिक तंत्र कहलावा है। और यहाँ को कोई ऑप्शन दिखा जब जैविक व अजैविक घटक की बात हो रही है और पारिस्थितिक तंत्र का बारे में पूछा तो यही ऑप्शन करके आना था। 3 नंबर प्रश्न है जैविक घटक किसे कहते हैं। तो जैविक घटक किसे कहा जाता है, जहां पर बातें उत्पादन की, उपभोक्ता व अपघटक की। तो यो टेक्निकल प्रश्न है, ऐसा कैसा रट लेना, यही ऑप्शन आएंगे इसमें आपके सामने। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, जंगल कोई कृत्रिम थोड़ी है, आप ही बन जा। झील भी प्राकृतिक नहीं होती है, लेकिन मुख्यतः कौन सी होती है, कृत्रिम नहीं होती, प्राकृतिक होती है। तालाब भी होते हैं तो कृत्रिम भी है, लेकिन लगभग कैसे बनते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं। लेकिन मछली घर कभी प्राकृतिक नहीं बनता है, एक्वेरियम में पूर्ण रूप से कृत्रिम होता है। तो इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। और एक्वेरियम क्यों है, जो थे कई बार होटल वगैरह में या फिर आप जो जाके देखते हो ना, जटे मछली गाल के रखी उन्हें एक्वेरियम बोलो जाए, कहा नहीं बेरो तो मैं बताती हूँ। 5 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का क्या उदाहरण है। तो वनों का तंत्र, ठीक है, जटे वन की बात होगी, मैं थान पहले बताई वन वगैरह की बात होगी, ठीक है, वो पारिस्थितिक तंत्र को उदाहरण होगा। 6 नंबर प्रश्न, उत्पादकता कौन करता है। तो उत्पादक से कहां से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे क्या करते हैं, उत्पादक होते हैं। 7 नंबर प्रश्न है प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो प्राथमिक उपभोग कौन, वही वो पूरा को पूरा थान जो अलग अलग प्रकार को स्टेज जो है वो जो पिरामिड बने रहे, जिसके अंदर प्राथमिक में कौन है, शाकाहारी जीव आएगा। 8 नंबर है मृत पौधे और जानवरों से विघटित होने वाले जीव क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जो डिकम्पोजर हो ना, डिकम्पोजर ऐसे जैसे कि आपको जैसे आप कोई भी जानवर मर जाता है तो उसके जो कीड़े लग जाते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। फिर जो कचरा होता है उसको बदलने में, जैसे अर्थवर्म हो गया, केचो हो गया, तो केचो अपघटक का उदाहरण है एक। 9 नंबर प्रश्न, गिर्द किस प्रकार के उपभोक्ता हैं। तो किस प्रकार के, मृतभक्षी, मतलब मरे हुए जानवरों को खाते हैं, तो ये कौन से होते हैं, मृतभक्षी होते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कृमि, फफूंद और जीवाणु किस किस श्रेणी में आते हैं। तो ये किस किस श्रेणी में आते हैं, अपघटक की श्रेणी में आते हैं। ये क्या है, चीजों को जो हमारे तंत्र होता है इसमें चीजों को गलाने का काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है। तो किस दिशा में होता है, एक रेखीय ऊपर की तरफ होता है, आपको पता है, जो वो पिरामिड बनाते हैं जिसमें। अगले वाला है ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सबको पता है, हमें ऊर्जा कहां से मिलती है, सूर्य से मिलती है। 13 नंबर प्रश्न, ऊर्जा प्रवाह में अधिकतम ऊर्जा किस स्तर में होता है। तो सबसे ज्यादा कहां होता है, उत्पादकता में। उत्पादक वही जो पेड़ पौधा हो ना, पेड़ पौधा उनके अंदर जो खुद से ऊर्जा बनाई ही उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा है। फिर उन्हें खाएंगा जो शाकाहारी जीव उनमें होगी, फिर उन्हें खाएंगा मांसाहारी जीव उनमें और कम होगी, और जो मांसाहारी जीवान खाएंगा जो गिर्द वगैरह उनमें और कम ऊर्जा को जो संचार है वो ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आ गई होगी। ऊर्जा प्रवाह का नियम क्या कहलाता है, 10% का नियम। मतलब एक से सबसे पहले उत्पादक करीब है, फिर शाकाहारी जीव, फिर मांसाहारी जीव, फिर उनको खाने वाले, इनमें क्या सब में 10% ऊर्जा ही एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ है, ये अर्थ हुआ है। और ये टेक्निकल पर्सन है, अगर थारा नहीं बेरो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लियो इन 10% का नियम क्या तात्पर्य है। तो इन क्या है, हर स्तर में 10% ऊर्जा अगले स्तर तक जाती है। तो मतलब कोई एक जानवर दूसरा जानवर ने खायो तो उनके 10% उसी ऊर्जा आग लगन जागी। 16 नंबर प्रश्न है खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है। तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है, उत्पादक से, जो निर्माण करते हैं, और इसका उदाहरण क्या होते हैं, पौधे होते हैं। खाद्य जाल क्या दर्शाता है, परस्पर जुड़ी हुई अनेक जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है उसको जोड़ने का काम कौन करता है, खाद्य जाल कहलाता है। 18 नंबर प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला में अद्वितीय उपभोक्ता कौन है। तो कौन है, सियार है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है इसके अंदर। 19 नंबर है परभक्षी का खाद्य श्रृंखला में किस स्थान पर रखा जाता है। तो किस स्थान पर रखा जाता है, शीर्ष उपभोक्ता के रूप में रखा जाता है। 20 नंबर प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है। तो अपघटक, जो एक मतलब जो डिकम्पोज करते हैं, खाद्य सामग्री को गलाने का काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, घटक मोस्ट इंपॉर्टेंट घटक है और ये पर्सन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, अगर आएगा तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। प्राकृतिक पिरामिड कौन क्या दर्शाता है? ऊर्जा, संख्या व बायोमास का वितरण दर्शाता है प्राकृतिक पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड हमेशा किस प्रकार से होता है? सीधा ऐसा बनता है। ठीक है, मैं आपको समझा ही देता हूँ। सबसे निचले स्तर पे आएंगे जो खाना, प्राइमरी में आते हैं जो खाना वगैरह बनाते हैं पौधे, फिर आएंगे शाकाहारी जीव, फिर उनको कौन खाते हैं? मांसाहारी जीव, और फिर उनको कौन खाते हैं? जो मृत बक्सी खाते हैं वो, और उपघटक ये आते हैं। ठीक है, हर में 10% ऊर्जा का संचरण होता है एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर। 23 नंबर, संख्या पिरामिड उल्टा हो सकता है। एक कब उल्टा हो सकता है? जब एक पेड़ पे कई जीव निर्भर होंगे तो क्या होगा? जो दूसरे वाला जीव हो उसको ज्यादा खाने को मिल सकता है पहले वाले के मुकाबले से। ये भी टेक्निकल है, आपको ऐसा का ऐसा याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। चौथा, बायोमास पिरामिड किसे दिखाता है? तो ये किसको दिखाता है? प्रत्येक स्तर पर जीवों के भार को दिखाता है। पारिस्थितिक पिरामिड का क्या महत्व है? ऊर्जा प्रवाह व संतुलन को समझाने का कार्य किसका होता है? पारिस्थितिक पिरामिड का कार्य होता है। तो ये तो थी आपकी 3 नंबर यूनिट। अब बढ़ेंगे अपन 4 नंबर यूनिट तक। तो अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जोर से लाइक कर देना। पहले वाला पारिस्थितिक तंत्र व जैव विविधता और पर्यावरण मुद्दे, यह था चौथी यूनिट का पहला टॉपिक। तो इसमें करेंगे अपन पहले प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र व पारिस्थितिक सेवाओं के बारे में समझाइए। तो भारत में प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र में से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? रेगिस्तान, वन, कृषि मुद्रा, कृषि भूमि, ये सारी चीजें। लेकिन टुंड्रा होता है, ये हमारे भारत में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र ताजे जल व स्थायी जल निकाय से जुड़ा होता है? तो कौन सा जुड़ा होता है? जो आर्द्र भूमि है वो सीधी की सीधी जल व स्थायी जल निकायों से जुड़ी होती है, क्योंकि आर्द्रता का जुड़ाव किससे होता है? अगर ऐसे याद नहीं हो तो मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ। आर्द्रता का संबंध पानी से होता है और पानी की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है। तीसरा, पारिस्थितिक सेवाओं में शामिल नहीं है। तो जो पारिस्थितिक सेवाओं उसमें क्या क्या शामिल नहीं है? मोबाइल नेटवर्क। तो आपको पता है भोजन पानी है, ये भी जो इन्वायरमेंट से संबंधित होता है। वायु व जल भी संबंधित होता है, जलवायु विनिमय तो है ही। तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है। 4 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिक सेवाओं में कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो कितने में किया जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है पारिस्थितिक सेवाओं को। समुद्र व तटीय परिस्थितियों के तंत्र का क्या मुख्य सेवा होती है? तो क्या होती है? समुद्री भोजन ही समुद्रीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित होती है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़े 6 नंबर प्रश्न की तरफ। जैव विविधता का क्या अर्थ है? जीवन में सभी रूपों में विविधता। तो जैव विविधता यह है कि जीवन के अलग अलग रूप है या मतलब जो जानवर हैं उनका क्या होगा? सभी रूपों में अलग प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कोई जानवर है उसकी कोई विशेषता है, मानव की अलग विशेषता है, हर व्यक्ति है और हर जो चीज़ है जो अपने पृथ्वी पर उसकी एक अपनी एक विविधता भी है और एक अलग अलग अपने प्रकार की खूबी भी है। 7 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का प्रकार नहीं है? तो कौन सा जातीय विविधता इसका प्रकार नहीं है? 8 नंबर प्रश्न की बात करें, उपयोगिता मूल्य यूज वैल्यू का कौन सी श्रेणी में शामिल होते हैं? उपभोग्य और उत्पादक उपयोग से संबंधित होते हैं। 9 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में मेगा जैव विविधता राष्ट्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हर जो भारत है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जैव विविधता देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट में अलग देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। राजस्थान में आ जाओगे तो आपको यहाँ पर वो देखने को मिलेगा, रेगिस्तान देखने को मिलेगा। साउथ में चले जाओ तो समुद्री परिस्थितियाँ देखने को मिलेगी। तो भारत में अलग अलग प्रकार की जैव विविधताएँ देखने को मिलती हैं। 10 नंबर है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान किस आधार पर की जाती है? उच्च प्रजाति स्मृतियाँ व संकटग्रस्त प्रजातियां। तो सबसे क्या होता है? बहुत सारी प्रजातियां पाई जाएंगी और उसमें कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाएंगी। तो वही क्या होगा? जैव विविध हॉटस्पॉट होगा। 11 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता का पर प्रमुख संकट कौन सा है? तो कौन सा होता है? प्राकृतिक आवासों का निवास। तो पता है कि आपको अब क्या जंगलों की कटाई करके वहाँ पे टूरिज्म को बना दिया गया, होटल को निर्माण कर दिया गया। यहीं से क्या होता है? प्राकृतिक आवासों का निवास विनाश हो रहा है। 12 नंबर प्रश्न है, इन सिट्टू संरक्षण का क्या उदाहरण है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य है वही इन सिट्टू संरक्षण का उदाहरण है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है, याद करके चले जाना। 13 नंबर प्रश्न है,
रेड डाटा बुक किस बारे में जानकारी देती है? संकटग्रस्त व विलुप्त जो प्रजातियां हैं उसके बारे में जानकारी कौन देती है हमें? रेड डाटा बुक देती है। तो ये भी टेक्निकल पर्सन है, याद करके जाना, आपको आता भी होगा, ये स्कूल में काफ़ी बार पढ़ा होगा आपने। एंडेमिक प्रजातियों से क्या क्या तात्पर्य है? जो केवल किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? एंडेमिक प्रजातियां कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है? तो कौन सी? ग्लोबल वार्मिंग वो एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है। अब बढ़ेंगे अगले नंबर की तरफ। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसों में क्या क्या शामिल नहीं है? आपको पता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई और जो नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सब क्या ग्रीन हाउस गैस हैं। पर ऑक्सीजन क्या ग्रीन हाउस गैस है? बिल्कुल नहीं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत है उसकी क्षति का कारण क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कार्बन हाउस गैस है। 3 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण दुर्घटनाओं और रेडियोथर्मी हेलोकास्ट का क्या उदाहरण होता है? चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी रशिया के अंदर, वो एक पर्यावरण दुर्घटना का उदाहरण है। 4 नंबर प्रश्न, 3R रिड्यूस का अर्थ क्या होता है? और कचरे को कम करना और वेस्ट को कम करना। ये 3R होते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। समझा देता हूं मैं आपको। रिड्यूस मतलब कचरे को कम यूज करो, रीयूज मतलब प्लास्टिक से उदाहरण ले लेते हैं, प्लास्टिक को कम यूज करो, ठीक है। रीयूज मतलब बार बार यूज करो, आपके पास एक प्लास्टिक की थैली उसको बार बार यूज करो अलग अलग चीज़ों में। और रिसाइकल, और अगर वो खराब हो जाए तो उसे जमीन में गाड़ने या नाली में फेंकने के बजाय उसको रिसाइकल के लिए दे दो, किसी प्लास्टिक कचरा उठाने वाले आते हैं उनको दे दो। तीसरा नंबर प्रश्न है, जैव विविधता बायोमेडिकल अपशिष्ट का क्या उदाहरण होते हैं? अस्पताल में निकला हुआ संक्रमित पदार्थ क्या कहलाता है? जैव चिकित्सक अपशिष्ट कहलाता है। ई कचरे से क्या शामिल है? तो ई कचरे में कौन सा शामिल होगा? जो ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित कचरा क्या कहलाता है? ई कचरा कहलाता है। अब बढ़ते 7 नंबर प्रश्न की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए कब लागू हुआ था? 1986 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपटीशन की दृष्टि से भी और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। 8 नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का क्या उद्देश्य होता है? जल प्रदूषण की रोकथाम करना क्या होता है? इस अधिनियम का उद्देश्य होता है। 9 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किससे संबंधित है? 2002 से संबंधित है। यह भारत में 2002 में लगा था, जैव विविधता अधिनियम। 10 नंबर प्रश्न है, पुनर्वास व पुनर्स्थापन की प्रमुख चिंता क्या होती है? तो क्या है? प्रभावित लोगों और की आजीविका और संस्कृति का संरक्षण करना। तो ये थे आपके सामने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इन्वायरमेंट स्टडी से संबंधित, सभी के सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को जोर से लाइक करना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।